हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे टॉपिक को, फोर्स एंड प्रेशर, जो हमने लेसन स्टार्ट किया था। तो उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हो। जैसे सबसे पहला टाइप होता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स सभी को पता है, आप लोगों ने साइकिल चलाई है तो साइकिल चलाते समय हम लोग जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे बॉडी का फोर्स यूज़ कर रहे हैं। आपके लेग्स में जो फोर्स है उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो कौन सा फोर्स है? ऐसा फोर्स है जो हमारे मसल्स ने एक्सर्ट किया है ना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो फोर्स हमारे मसल्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उसको आप क्या बोलोगे? मस्कुलर फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉकिंग करते हो, आप दौड़ रहे हो, आप जंप कर रहे हो, आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, है ना, किसी चीज़ को धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, तो ये सभी जो फोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हो वो सभी कौन से हैं? मस्कुलर फोर्स है ना। तो मस्कुलर फोर्स कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो आप लोग यूज़ करते हो सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, है ना। तो इस तरह का जो भी फोर्स होता है उसको आप क्या बोलते हो? मस्कुलर फोर्स। इसके अलावा इस फोर्स के बाजू में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? आपको साइकिल चलानी है तो पैडल मारने पड़ेंगे, मतलब उस पैडल के साथ में आपके पैरों का कांटेक्ट होना ज़रूरी है। आपने दूर कई पैर हिला दिए और यहाँ पे आपकी पैडल चलना शुरू हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये ऐसा फोर्स है जिसको आपको अप्लाई करने के लिए उस बॉडी के साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो जहाँ पे कांटेक्ट की ज़रूरत होती है उसको आप बोलोगे कांटेक्ट फोर्स। और मस्कुलर फोर्स कौन सा है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जो हमारे मसल के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है वो फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स। सेकंड फोर्स हमें देखना है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है ना। इस पेन को मैं अगर थोड़ा सा ऐसे पुश करता हूँ तो क्या होगा? पेन जो है मूव कर रहा है, बट वो लगातार मूव कर रहा है क्या? नहीं, थोड़ी देर के लिए उसने मूव किया, बाद में वो रुक गया। क्यों? क्योंकि इसके मूवमेंट को कुछ ना कुछ अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? ये सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर मैंने इसको मूव कराया उस सरफेस ने इसको अपोज किया, और उसी अपोजिशन के कारण वो जो है वो थोड़ी देर के बाद में रुक गया। तो वो जो अपोजिशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कांटेक्ट में होता है, उनके बीच में अगर कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है जिसको आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स। और उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आप क्या बोल सकते हो कि बॉडी जो है वो मोशन में अगर है तो रुक जाती है। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी। ऐसा फोर्स जो एक बॉडी के मोशन को हमेशा अपोज करता है ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शन आप उसको बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चलाते चलाते आपको ऐसा लगा कि अभी मैं पैडल मारना बंद कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद में आपकी साइकिल जो है अपने आप रुक जाएगी। मतलब जब तक आप पेडलिंग कर रहे हो साइकिल आगे बढ़ते रहेगी, और जैसे ही आपने पेडलिंग करना बंद कर दिया तो साइकिल जो है वही कहीं कभी बीच में रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? उसको उस पेडलिंग आप नहीं कर रहे हो तो उस समय उसको अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? तो वो ज़मीन जिसके ऊपर से आप उसको लेके जा रहे हो, रोड जिसके ऊपर से आप उसको लेके जा रहे हो, है ना। उसके अलावा साइकिल के अंदर भी बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस हो सकते हैं जो उसको अपोज करेंगे, और इन सब चीज़ों के कारण आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी देर के बाद में रुक जाए, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। उसी तरह से आप काफ़ी अलग अलग एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को। और फ्रिक्शनल फोर्स को भी मैंने क्या बोला है? कांटेक्ट फोर्स ही बोला है। ये पेन जो है इस नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में है, इसीलिए वो अपोजिशन प्रोवाइड कर पा रहा है ना। मतलब कांटेक्ट का होना ज़रूरी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर भी कांटेक्ट ज़रूरी होता है। थर्ड हमें जो फोर्स देखना है वो कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? आपने मैग्नेट देखे हैं? हाँ, देखे होंगे। तो मैग्नेट इस तरह की कोई चीज़ है जिसको आप किसी भी आयन की चीज़ों के पास में लेके जाओगे तो उस आयन की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है ना। तो उस केस में आपने देखा होगा कि वो मैग्नेट को आयन से जाके चिपकाने की ज़रूरत नहीं है,
आप उस आयन के आसपास भी उसको रख दोगे तो उसके बावजूद भी जो आयन है वो अपने आप उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब इस तरह का फोर्स जो एक्सर्ट किया जाता है किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। तो आप क्या बोल सकते हो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को कांटेक्ट की जरूरत है क्या, नहीं, वो दूर से भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच सकता है, मतलब आयन को, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। इसके अलावा मैग्नेट के अंदर दो तरह के फोर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, आपको बता भी है। मैग्नेट जो है आपने देखा भी होगा, अगर आप मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हो तो कभी कभी वो एक दूसरे को चिपक जाएंगे, और कभी कभी आप उसको एक दूसरे के पास लाओगे तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के अंदर दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ खींचने वाला, और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स, मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाला। अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल के नजदीक आएगा, मतलब अलग अलग पोल जो है वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। हमारा ये मैग्नेट है, समझ लो बाहर मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। ये दूसरा बार मैग्नेट है, इसके अंदर भी वही साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब डिफरेंट पोल एक दूसरे के पास आएंगे तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। और जब सेम पोल, ये है नॉर्थ साउथ और ये है मेरा फिर से साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे सेम हो गए, तो वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलेंगे, मतलब उसमें कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स। समझ में आया आपको। तो सेम पोल है तो रिपल्सिव फोर्स, और डिफरेंट पोल्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स। आप क्या बोल सकते हो, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको पता है, आपने क्या करना है, आपके यहाँ पे जो स्केल होती है, कौन सी स्केल लेनी है आपको, प्लास्टिक की स्केल, है ना। उस प्लास्टिक की स्केल को आप अपने बालों के अंदर में रगड़ोगे, है ना, उसको जोर जोर से अगर आप बालों में आप रगड़ोगे तो क्या होगा, वो जो आपकी प्लास्टिक की स्केल है उसके ऊपर कुछ आयंस आ जाते हैं, उसके ऊपर एक एनर्जी आती है, और बाद में उस पेंसिल, उस जो आपकी स्केल आपके पास में है, उस स्केल को आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर घुमाओगे, तो आप देखोगे कि जो पेपर के टुकड़े हैं ना वो आपके स्केल के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके स्केल को आके चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पेपर के टुकड़े हैं वो आपकी स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि आप रगड़ने से पहले, मतलब बालों में रगड़ने से पहले अगर आप उस स्केल को उस पेपर के ऊपर लेके जाओगे तो उसमें कोई भी अट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जब आप उसको रगड़ने के बाद, आपके बालों में घिसने के बाद आप उसको वहाँ पे लेके जाओगे तो उस समय वो अट्रैक्शन दिखाएगा। तो उन दोनों केस में डिफरेंट क्या था, उन दोनों केस में डिफरेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब भी आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर इस तरह से रगड़ते हो, उसके बीच में अगर कुछ इस तरह का कांटेक्ट आता है तो उसके कारण उसके अंदर एक एनर्जी आती है, एक फोर्स आता है, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है ऑब्जेक्ट फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन टॉपिक जो है समझ में आ चुका है। उसके बाद एक लास्ट हमारा जो बचा हुआ फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स तो सभी को पता है ना। मैंने यहाँ पे पेन को पकड़ा और छोड़ दिया तो पेन सीधा नीचे जाता है ना, छोड़ने के बाद में पेन जो है वो नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है ना। तो अर्थ के अंदर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स होता है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप क्या बोलोगे, द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है, बट कब, जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर खुद का मास हो। जैसे हमारी अर्थ है तो अर्थ का खुद का बहुत बड़ा मास है, मतलब उसका वेट जो है, आप उसका मास जो बोलोगे वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है हमारी अर्थ, है ना। तो उसी अर्थ के मास के कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकती है। समझ में आया, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द फोर्स और द पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट possessing mass is called as gravitational force। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इसकी डिस्कवरी जो है वो न्यूटन ने करी थी। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि न्यूटन एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और सडनली क्या हुआ है कि एप्पल नीचे गिरा। उनका ध्यान गया उस एप्पल के ऊपर और उन्होंने फिर उसके ऊपर सर्च करना चाहा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया। एप्पल तो ऊपर भी जा सकता था, साइडवेज मूवमेंट भी कर सकता था, बट वो डाउनवर्ड मूवमेंट ही क्यों कर रहा है। इस चीज़ों के ऊपर जब उन्होंने स्टडी किया तब उनको समझ में आया कि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही थी और उसी के कारण जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आया। और उसको बाद में उन्होंने जब अच्छे से डिस्कवर किया, उसको अच्छे से ढूंढा, उसके बारे में उसकी डिस्कवरी की, तो उनको पता चला कि ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। सिर्फ हमारे अर्थ के अंदर नहीं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है ना। तो उसी कारण उन्होंने भी बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मास। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है वो उस तरह का फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो आई होप आपको जो है ये सभी टाइप्स जो है फोर्स के समझ में आ चुके हैं। आपके बुक के अंदर इन टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उन बुक्स के अंदर भी इनको पढ़ सकते हो। मैं बुक का यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्टली शो नहीं कर सकता क्योंकि YouTube इस तरह की परमिशन नहीं देता है। आप किसी भी बुक को जो प्रिंटेड मटेरियल है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसके अंदर के कोई पिक्चर्स वगैरह आपको नहीं दिखाया। बट आपके पास में बुक है तो आप बुक को अच्छे से पढ़ो और उसमें से जो भी टॉपिक मैंने आपको समझा उनको रिलेट करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर और उसके रिलेटेड, तो वो जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट पीरियड में ले लेंगे। तो यहाँ तक कि हमारा जो भी पोर्शन हुआ है उसको आप अच्छे से घर पे रीड करोगे और जो पीछे एमसीक्यूज दिए हैं और इतने टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको आप ट्राई करके देखोगे, घर पे सॉल्व करके देखोगे, और कुछ डाउट है तो आप उससे आप बात कर सकते हो, है ना। तो यहाँ आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।